ऑलराइट, जस्ट अ मिनट बच्चा, स्टार्टिंग। साउंड चेक कर लो एक बार फटाफट से, बिल्कुल साउंड चेक कर लो। आर वी गुड? बढ़िया आ रहा है आवाज? अच्छा आ रहा है आवाज? आ रहा है? कैसे हो आप सब लोग? आई होप एवरीबॉडी इज फिट एंड फाइन। आप मुझे सुन रहे हो, मुझे नहीं सुन रहे हो, आई डोंट नो, बट अगर मुझे सुन रहे हो तो बच्चा लोग आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में ना हमेशा खुश रहो, ऑलवेज बी हैप्पी, खुश रहो, एकदम हंसी मजाज रहो, कि आप जहां से भी गुजर जाओ एक मीठी सी मुस्कान लेके गुजरो, और जिससे भी मिलो वो बोलना चाहिए यार क्या बनना है यार। देखो जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और जितना अच्छे से जियोगे मजा आएगा आपको। एंड हंसते रहो, अपने परिवार के साथ, परिवार के साथ खुश रहो, पढ़ते रहो, और आपका 10th स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से गुजर गया है, आपके आगे की जिंदगी भी अच्छे से गुजर जाएगी। बहुत अच्छा सा स्ट्रीम चूज करो और अपने जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा करो, लोगों की मदद करो। दिस इज व्हाट लाइफ इज, नथिंग एल्स। ठीक है, अपना अपना परिवार का ख्याल रखिए एंड ऑलवेज बी हैप्पी। ठीक है, बस इतना सा बोलना था। मेरा मेरा काम है कि मेरे बच्चों को समय समय पे मैं कहीं ना कहीं गाइड करता रहूं। ठीक है ना? सो आई थिंक we should start the lecture today. All right, guys, everyone, boys and girls, ladies and gentlemen, wish you all a very 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 good morning. जो भी मुझे पहली बार सुन रहा होगा वो बोल रहा है सर शाम के 7 बज रहे हैं और आप मुझे गुड मॉर्निंग बोल रहे हो। अरे बच्चा, मेरे लिए गुड मॉर्निंग नहीं है रे, मेरे लिए है गुड मोर अर्निंग। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन चीज। ठीक है ना? चलो शुरुआत करते हैं। आ जाओ बच्चों, क्या क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने अभी तक? आई थिंक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया था, स्कैरसिटी देख लिया था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम देख लिया था, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स देख लिया था। कल हम लोगों ने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मल इकोनॉमिक्स देखा, माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस देखा। यस सर, आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा इसका जो पार्ट बचा था वो, एंड देन वी गोना स्टार्ट अवर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। आर वी क्लियर? यस सर, चलो आ जाओ फटाफट से। आप नोट्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओ बच्चों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा, एक ड्राइव लिंक मिलेगा। उस ड्राइव लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको मेरे ये जो नोट्स है जिस समय पढ़ा रहा हो वो नोट्स आपको मिल जाएंगे, और ये नोट्स में पूरी की पूरी किताब आपको देने वाला हूं ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सको और आप लोग एग्जाम में भी इसके लिए प्रिपेयर कर सको। ठीक है ना? सो यू विल बी गेटिंग द एंटायर नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके अंदर जाइए, उस नोट्स को फटाफट से कॉपी करिए, एंड देन आई विल गिव यू आफ्टर द एंड ऑफ दिस लेक्चर, एट द एंड ऑफ द एंटायर 11 सीबीएसई, आई विल गिव यू द एंटायर बुक ऑफ दैट। ऑलराइट गाइस, चलो सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते। आ जाओ बच्चों। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था? हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कंप्लीट कर ली थी। व्हाट इज एन इकोनॉमी, देन वी वेंट टुवर्ड्स वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स, स्कैरसिटी हम लोगों ने पूरा देख लिया था। फिर हम लोगों ने और भी चीजें देख ली थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने देखा था, इसका चार्ट। देन रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा। देन उसके आगे हम लोगों ने देखा स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, अल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्स वर्सेस ह्यूमन वांट्स, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक ऑल अबाउट, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। फिर हम लोगों ने देखा पॉजिटिव नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव और साइंस। देन वी वेंट टुवर्ड्स इकोनॉमिक्स साइंस, वो चार्ट हम लोगों ने देखा। कल हम लोगों ने क्या देखा था बच्चा कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी, और नॉर्मेटिव मतलब क्या क्या होना चाहिए, कैसे होगा, प्रोसेस बताता है, जजमेंट बताता है। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बताता है? क्या है, व्हाट इज। हम लोग जजमेंट पास नहीं करते, ना कि हम लोग फ्यूचर दिखाते हैं, हम लोग सिर्फ इतना दिखाते हैं कि भैया क्या है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बताता है? क्या होना चाहिए। आई होप आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा होगा बच्चों। यस सर, चलो आ जाओ बच्चों। फिर हम लोगों ने इसका डिफरेंस देखा था। फिर माइक्रो और मैक्रो हम लोगों ने शुरू किया है। आई होप आपको मेरे नोट्स पसंद आ रहे हैं। इट इज वेरी कलरफुल, वेरी डिटेल्ड नोट्स आई हैव गिवन टू यू। देन माइक्रो वर्सेस मैक्रो अपन ने देखा था, मैक्रो का पार्ट भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो हम लोगों ने खत्म किया था। एंड आई गेस अपना आज लेक्चर यहाँ से शुरू होने वाला है। ठीक है ना? लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट गाइस, लेट्स गो। चलो लेके प्रभु का नाम बोलो, गणपति बप्पा मोरिया। शुरुआत करेंगे आज के लेक्चर की, जहां से हम हमारा टॉपिक है इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपको कुछ याद है क्या बच्चों? माइक्रो ये वर्ड कहां से आया? माइक्रो ये वर्ड आया था माइक्रोस से, और मैक्रो ये वर्ड आया था मैक्रोस से। माइक्रोस का मतलब स्मॉल और मिलियंथ पार्ट, और मैक्रोस का मतलब लार्ज और एग्रीगेट। और आज हम लोग पढ़ने वाले इसके बीच का रिश्ता, इसके बीच का इंटरडिपेंडेंस। सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट डू मीन बाय इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना। इंटरडिपेंडेंस का मतलब है डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, डिपेंडिंग ऑन
ईच अदर, उसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। यस सर, मतलब अपन क्या पढ़ने वाले कि भैया माइक्रो और मैक्रो क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है? जी हाँ, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट। अब कैसे डिपेंडेंट है आइए देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ सिंगल सब्जेक्ट एंड द एनालिसिस ऑफ एन इकोनॉमी कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू वाटर-टाइट कंपार्टमेंट्स। It means microeconomics and macroeconomics are not independent of each other and there is much common ground between the two। मतलब ये दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है एक दूसरे से, दोनों के बीच में एक कॉमन ग्राउंड है, दोनों के बीच में लिंक है, दोनों के बीच में इंटरडिपेंडेंस है। आइए देखते हैं। इट मींस, इस पॉइंट को हाईलाइट करें बच्चों, इट मींस बोथ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटरडिपेंडेंस। यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नाउ लेट अस इलैबोरेट द इंटरडिपेंडेंस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। माइक्रोइकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान देना क्या बोला स्टेटमेंट, माइक्रोइकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन macroeconomics। The law of demand came into picture or came into existence from the analysis of the behavior of group aggregate of people। मतलब बहुत सारे लोगों का एनालिसिस करके, बहुत सारे ग्रुप लोगों का बिहेवियर देख के पता चला कि सर लॉ ऑफ डिमांड कैसे बनता है। और याद रखना, लॉ ऑफ डिमांड इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स का फेनोमेना। Then a price of a commodity is influenced by the general price level prevailing in the economy। जनरल प्राइस लेवल मतलब एवरेज ऑफ ऑल द प्राइजेस। लिखो बच्चों, एवरेज ऑफ ऑल द प्राइजेस, लिखो एवरेज ऑफ ऑल द प्राइजेस, लिखो फटाफट से, अच्छी हैंडराइटिंग में लिख देता हूं मैं आपके लिए। एवरेज एवरेज ऑफ ऑल प्राइजेस, ओके, एवरेज ऑफ ऑल प्राइजेस इट्स कॉल्ड जनरल प्राइस लेवल। और प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी, प्रिवेलिंग मतलब अभी जो चल रहा है इकोनॉमी के अंदर, जो अभी प्राइसेस चल रही है उसको बोलते हैं प्रिवेलिंग प्राइस लेवल। ओके, देन मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। कैसे? The national income of a country is nothing but the sum total of incomes of individual units of a country। मतलब जब पूरे टोटल नेशनल इनकम निकालोगे, पूरे नेशन की इनकम निकालोगे, तो आपको एक एक करके जोड़ना पड़ेगा। सो इट्स एन एग्रीगेट, इट्स अ सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द country, it's a sum total of all the individual units। Then aggregate demand depends on the demand of individual households of the economy। क्या बोलते हैं वो? aggregate demand मतलब total demand। What is total demand? Total demand depends upon the demand of an individual households of economy। For example मान लेते हैं एक household demand करता है 10 किलो, दूसरा करता है 20 किलो, तीसरा करता है 30 किलो, मतलब पूरे मार्केट की डिमांड कितनी हो गई? 60 किलो। इसको बोलते हैं एग्रीगेट। आर यू क्लियर? यस सर, मतलब दोनों की दोनों माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स अपॉन मैक्रो एंड मैक्रो डिपेंड्स अपॉन माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप यू आर क्लियर विद दिस, ठीक है। अब कुछ पैराडॉक्स पढ़ेंगे, मैक्रो माइक्रो पैराडॉक्सेस। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? सेल्फ डाउट। पैराडॉक्स का मतलब होता है सेल्फ डाउट। अ पैराडॉक्स इज अ सीमिंगली एब्सर्ड और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दैट इज ऑफन ट्रू। सेल्फ डाउट और सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन मतलब आप कुछ बोलते हो और खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हो, उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। A paradox is seemingly absurd or contradictory statement that is often true। often का मतलब होता है many times, many times it is true। Now sometimes paradoxes are seen in micro and macro activities। It means an act that is beneficial for an individual may prove harmful for the economy as a whole। मतलब क्या, कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो पर्टिकुलर इंसान के लिए तो बेनिफिशियल है, पर्टिकुलर इंसान के लिए तो बेनिफिशियल है, लेकिन सर वो एज इकोनॉमी डेंजरस है, एज इकोनॉमी इट इज डेंजरस और इकोनॉमी इट इज हार्मफुल। एग्जाम्पल की ओर पढ़ते हैं, आ जाओ। If an individual saves, his family will be benefited, but if the whole economy starts saving, it will result in contradiction of demand, output, employment and income। इसका चार्ट बना के मैं आपको बता दूं, ध्यान देना बच्चा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये है मिस्टर पाटिल, लेट्स से ये है मिस्टर पाटिल, ये अपनी जो इनकम ये कमाता है, फॉर एग्जाम्पल मानते हैं लाख रुपए ये कमाता है, 1 लाख रुपीज का इसका इनकम है। मान लेते हैं अगर ये लाख रुपए कमाता है, उसमें से हर महीना ये 20,000 रुपए सेव करता है, ठीक है, ये सेव करता है। अब ऐसा अगर पूरा देश करने लग गया, अगर पूरा देश करने लग गया, अगर टोटल सेविंग्स होने लग गई, तो आप मुझे बताइए क्या मार्केट के अंदर पैसा आएगा? नो, देयर विल बी नो liquidity in the market, there will be no liquidity in the
मार्केट, देयर विल बी नो लिक्विडिटी इन द मार्केट। लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो लोग खर्चा नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? खर्चा नहीं करेंगे। खर्चा नहीं करेंगे तो सर डिमांड बढ़ेगी कैसे? अगर डिमांड ही नहीं रहेगी तो सप्लायर सप्लाई करेगा क्या? नहीं। सप्लायर अगर सप्लायर नहीं करेगा तो आप मुझे बताइए प्रोडक्शन होगा क्या? नहीं, प्रोडक्शन ही नहीं होगा। मतलब सर आप समझो, एक के लिए तो सेविंग्स अच्छी है, लेकिन पूरा देश अगर सेव करने लग गया तो क्या हो जाएगा? इकोनॉमी क्या हो जाएगी? इकोनॉमी हो जाएगी मंदी। इकोनॉमी में आ जाएगी मंदी, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन। समझ में आ रहा है सबको? मतलब कोई चीज किसी के लिए अगर अच्छी है लेकिन पूरे देश के लिए हार्मफुल है। आर यू क्लियर? आई होप यू गॉट माई पॉइंट। यस सर। So if an individual saves, his family will be benefited, but if the whole economy starts saving, it will result in contradiction of demand, output, employment and income. Yes sir. And as a result, the whole economy will suffer. विच इज मोर इंपॉर्टेंट? क्या लगता है आपको, माइक्रो इंपॉर्टेंट है कि मैक्रो इंपॉर्टेंट है? ठीक है, आइए इसका एनालिसिस पढ़ते हैं। बोथ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस एंड नीदर कैन बी इग्नोर्ड। दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, दोनों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द वर्किंग ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द इकोनॉमी। मैक्रो स्टडीज द इकोनॉमी इन जनरल। माइक्रो क्या करता है? इट स्टडीज द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, बट मैक्रो स्टडीज द इकोनॉमी इन जनरल। टोटलिटी में क्या करता है? वो स्टडी करता है, टोटल स्टडी करता है, और यह करता है इंडिविजुअल स्टडी करता है। While the former is concerned with the structure of aggregates, the latter is concerned with the aggregates themselves. Therefore, both the approaches are complementary to each other and the superiority of one over the other cannot be claimed. मतलब सर ये जो स्टेटमेंट है यही गलत है, क्योंकि अपन एक दूसरे को, अपन माइक्रो और मैक्रो को दोनों को भी एक दूसरे से बेहतर नहीं मान सकते, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ये दोनों डिपेंडेंट है और इनका काम भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, चलो। नीड फॉर अ सेपरेट थ्योरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, नाउ microeconomics failed to study the aggregates of the economy as a होल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्यों? क्योंकि अपन माइक्रो में क्या पढ़ते हैं? सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, अपन एग्रीगेट के बारे में बात करते हैं क्या? नहीं। इसलिए हम लोगों को सेपरेट मैक्रो इकोनॉमिक्स बनाना पड़ा। मीनिंग समझो कि अपन ने मैक्रो क्यों बनाया? मैक्रो इसीलिए बनाया क्योंकि सर माइक्रो के अंदर सिर्फ क्या पढ़ाया जाता है? माइक्रो के अंदर सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में पढ़ाता है, तो सर फिर टोटल के बारे में कौन पढ़ाएगा? टोटल के बारे में कौन पढ़ाएगा? टोटल के बारे में मैक्रो पढ़ाएगा। इसलिए अपने को सेपरेट थ्योरी बनानी पड़ी मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या क्लियर? यस सर। ठीक है, ध्यान देना। एज अ रिजल्ट there arose a need for separate theory that could explain the working of the economy. Macroeconomics helps to understand the functioning of an economic system as well as explain various macroeconomic paradoxes. Now there are two broad branches of economics. कौन सी? एक तो है माइक्रो, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। यस सर। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइस थ्योरी, क्योंकि आपने कल मैंने आपको बताया था कि इट इज बेस्ड ऑन द टू कंपोनेंट्स, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। इस दुनिया की कोई भी प्राइस इन दोनों के ऊपर ही डिपेंडेंट है, डिमांड और सप्लाई के ऊपर। व्हेन डिमांड इज हाई लेकिन सप्लाई इज लो, प्राइस विल बी हाई, बट व्हेन डिमांड इज लो सप्लाई इज हाई, प्राइस विल बी लो। मतलब डिमांड और सप्लाई के फंडे पे ही किसी भी कमोडिटी का प्राइस डिपेंडेंट है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, आई होप वी आर प्रीटी क्लियर। ठीक है, चलो। अब अपन एक नए सेक्शन के अंदर एंटर करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। कहां एंटर करने जा रहे हैं हम लोग? हम लोग जा रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी में एंटर करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों, आ जाओ। लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करें। यस सर। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। बच्चों जस्ट अ मिनट। सो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, चलो यार। इकोनॉमी जरूरी नहीं है कि एकदम सही चले, उसके अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है आइए देखते बच्चों, एक एक करके देखेंगे। इसको मार्क करो स्टार, इसको मार्क करो स्टार, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम प्रश्न। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। अब ये तीनों जो वर्ड्स है ये क्या समझाते हैं, ये क्या बताते हैं, आइए देखते हैं। क्या क्या तीनों वर्ड्स? प्रोडक्शन, distribution and disposition. प्रोडक्शन
अब फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये है हमारा मिस्टर कैरेक्टर जिसका नाम है चिंटिया, मिस्टर चिंटिया। मिस्टर चिंटिया का जो है, मिस्टर चिंटिया का है क्या बोल सकते हैं उसको, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्या है? मिस्टर चिंटिया का है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके सर, ओके। अब ये जब क्लॉथ, जो क्लॉथ पढ़ाई से, क्लॉथ से जो शर्ट बनाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोडक्शन। फिर ये शर्ट अलग अलग तरीके से बेच सकता है, ऑफलाइन बेच सकता है, ऑनलाइन बेच सकता है, जैसे कि जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, यहाँ पे बेच सकता है, isn't it? Yes sir. सो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन। और जो चीज खरीदेगा, वो जो चीज खरीदेगा उस खरीदने वाली चीज को बोलते हैं आपका कंजम्पशन। जो खरीदेगा उसके प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कंजम्पशन एज गुड एज डिस्पोजिशन। एवरीबॉडी इज क्लियर? सो दिस थ्री थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स डे टू डे लाइफ। कौन सा? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन। So, in the course of these activities, every society has to face a scarcity of resources. Because of this scarcity, every society has to decide how to allocate scarce resources. Allocate का मतलब होता है distribute करना, proper distribution. क्या लिखना है उसको? allocate को लिखो proper distribution. allocate को लिखो बच्चों बराबर से proper distribution। लिख दिया सब लोगों ने? Yes sir. चलो, so allocate scarce resources. It leads to central problems that are faced by every economy. That is what to produce, how to produce and for whom to produce. मार्क कर दो, स्टार इंपॉर्टेंट है। क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इकोनॉमी के अंदर? what to produce, how to produce and for whom to produce. These problems are called as central problems because these are the most basic problems of an economy and all other problems revolve around them. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है और इसके आगे बाकी प्रॉब्लम शुरू होते हैं और इसके इर्द गिर्द बाकी प्रॉब्लम्स का रिवॉल्वेशन होता है। ठीक है ना? चलो, now these three problems are studied under the problem of allocation of resources. Allocation of resources are studied under microeconomics में आपको तब भी बताया था, मैंने आपको अभी भी बताया। दिस इज कॉल्ड एज allocation of resources, मतलब प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जितनी जरूरी है उतनी बराबर से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, allocate करना। Then allocation of resources refers to the problem of assigning scarce resources in such a manner so that the maximum wants of the society are fulfilled. क्या लिखा हुआ है? Assigning scarce resources in such a manner so that maximum wants of the society are fulfilled. इस तरीके से उसको असाइन करना ताकि सोसाइटी के मैक्सिमम वांट्स फुलफिल हो सके। As resources are limited in relation to unlimited wants, it is important to economize their use and utilize them in the most efficient manner. मैंने आपको कल भी बताया था, क्या बताया था सर? ये बताया था कि आपकी जो wants है, those wants are unlimited, but resources to fulfill those wants are limited. Yes sir? No sir? Yes sir. जो wants है वो अनलिमिटेड है और जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। सो द प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज स्टडी अंडर थ्री हेड्स, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। आइए, सो इन नटशेल मतलब समरी, in nutshell matlab summary. In summary, an economy has to allocate its resources and choose from different potential bundles of goods what to produce, select from different techniques of production how to produce, and decide in the end who will consume the goods, that is for whom to produce. क्या क्या बोलता है आइए देखते हैं। सबसे पहले तो choose from different potential bundles, choose from different potential, choose from different potential bundles, उसको बोलते हैं what to produce, क्या बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है क्या 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 बनाना है। दूसरा है सिलेक्ट, फ्रॉम different techniques, select from different techniques of production, that is called as how, कैसे कैसे। और तीसरा है who will consume, कौन कंज्यूम करेगा, कौन खाएगा,
किसके लिए, फॉर whom, किसके लिए। आया सबको समझ में? ये तीन प्रॉब्लम्स अपन समझने वाले हैं, ये है सेंटर प्रॉब्लम्स आपकी, और ये तीन प्रॉब्लम्स अपन आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएंगे सर। द प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स selection of goods and services to be produced and the quantity be produced of each selected commodity. Every economy has limited resources and thus cannot produce all the goods. More of one good or service usually means less of the others. अगर एक गुड्स ज्यादा बना रहे हो दूसरे को कम बनाना पड़ेगा, अगर ये वाली ज्यादा बना पा रहे हो तो इसको कम बनाना पड़ेगा। सारे के सारे गुड्स एक साथ नहीं बन सकते, एक साथ उतने ही मात्रा में बन नहीं सकते, क्योंकि अपने पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। क्या है अपने पास? अपने पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। एवरीबॉडी इज क्लियर? यस सर। चलो, सो फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन ऑफ मोर शुगर इज पॉसिबल ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। मतलब अगर आपको शुगर का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो बाकी गुड्स का प्रोडक्शन आपको कम करना पड़ेगा। प्रोडक्शन ऑफ मोर वॉर गुड्स इज पॉसिबल ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ सिविल गुड्स। मतलब क्या? सिविल गुड्स के अंदर क्या आता है? रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब सिविल गुड्स के अंदर आते हैं। और जो आर्म्स एंड अम्यूनिशन होते हैं, गोलियां, बारूद, बंदूकें, रंगाड़े, ये सब क्या आता है? ये सब आपके वॉर गुड्स आते हैं। तो आपको अगर वॉर गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो सिविल गुड्स का कम करना पड़ेगा, सिविल गुड्स का ज्यादा करना है तो वॉर गुड्स का कम करना पड़ेगा। मतलब एक की अगर आपको मात्रा बढ़ानी है, क्वांटिटी बढ़ानी है, तो दूसरे की कम करनी पड़ेगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस गुड्स एन इकोनॉमी हैज टू डिसाइड व्हिच गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। मतलब क्या बनाना है और कितनी मात्रा में बनाना है, ये इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है ना। This is a problem of allocation of resources among different goods. This is a problem of allocation of resources among different goods. Hence, the problem of what to produce has two aspects. क्या बनाने के दो एस्पेक्ट है। कौन से नंबर वन देखो बच्चों, what possible commodities to produce। कौन से commodities बन सकते हैं, क्या बोल रहा है वो, कौन से commodities बन सकते हैं। An economy has to decide which consumer goods, राइस, व्हीट, क्लोथ्स एक्सेट्रा। कंज्यूमर गुड्स का मतलब लिखो अपने अपनी नोट्स में, या फिर आपके पास अगर नोट्स होंगे तो अपने अपने नोट्स में इसका मतलब लिखो। कंज्यूमर गुड्स means the consumer goods means the goods which are directly consumed by the consumer, आप मुझे बताइए ऐसे कितने सारे गुड्स है जो डायरेक्टली मैं कंज्यूम कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये पानी की बोतल है, यस सर, ये पानी की बोतल, ये पानी डायरेक्टली मैं कंज्यूम कर सकता हूँ। ये चिप्स का पैकेट है, चिप्स का पैकेट मैं डायरेक्टली कंज्यूम कर सकता हूँ। ये मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन का मेरा यूज है वो मैं डायरेक्टली कंज्यूम कर सकता हूँ, यस सर। लेकिन आप मुझे बताइए, मशीन ऐसी चीज है जो किसी और चीज को बनाने के लिए काम आती है, यस सर, इसलिए इसको बोलेंगे कैपिटल गुड्स। क्या बोलेंगे इसको? कैपिटल गुड्स। और इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे कंज्यूमर गुड्स, यस सर। सो एंड विच ऑफ कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। कैपिटल गुड्स का भी डेफिनेशन लिख दो, कैपिटल गुड्स का भी डेफिनेशन लिख दो फटाफट से अपने नोट्स के अंदर। कैपिटल गुड्स का भी डेफिनेशन लिख दो बच्चों। मैंने आपको बोला था स्टिकी नोट्स लेकर आओ, यस सर, मैंने आपको पहले ही बोला था स्टिकी नोट्स लेकर आओ, क्योंकि मेरे पास तो बहुत जगह होती है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, आपके पास जगह नहीं होगी, इसलिए आप लोग स्टिकी नोट्स लगा दोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स are the goods, capital goods are the goods which are used to produce other goods, or consumer goods are the goods which are directly consumed, ठीक है ना। Okay, so capital goods like machinery, equipment, etc. are to be produced in the same way. Economy has to make a choice between civil goods and war goods. Civil goods क्या क्या हो सकते हैं? ब्रेड, बटर। war goods क्या हो सकती है? गन्स, टैंक्स एक्सेट्रा। अभी आपको मैंने बताया। मतलब अगर आपको सिविल गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वॉर गुड्स का आपका प्रोडक्शन कम होना चाहिए। एवरीबॉडी इज क्लियर बच्चा लोग? यस सर, वी आर क्लियर सर। चलो, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना बनाना है, सवाल है ना, कितना बनाना है। कम बना दिया
फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं डिमांड, अगर बहुत ज्यादा डिमांड है, डिमांड इज हाई, लेकिन अगर उतना अपन सप्लाई नहीं कर पाए तो, उतना अगर सप्लाई नहीं कर पाए तो प्राइस क्या हो जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी, मार्केट के अंदर महंगाई हो जाएगी। अगर डिमांड लो है लेकिन अगर अपन ने बहुत ज्यादा ही सप्लाई बढ़ा दिया तो प्राइस घट जाएगी, प्राइस क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यस सर, नो सर, यस सर। After deciding the goods to be produced, economy has to decide the quantity of each commodity that is selected. It means it involves a decision regarding the quantity to be produced of the consumer and capital goods, civil and war goods and so on. Now the problem has two aspects. It is termed as what to produce and in what to quantity. क्या बनाना है और कितना बनाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बनाना है और कितना बनाना है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो इसको, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है व्हाट टू प्रोड्यूस का, allocate the resources in a manner which gives maximum aggregate satisfaction। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके पूरे की पूरे इस टॉपिक का, जिसको नाम दिया गया है मैक्सिमम एग्रीगेट सेटिस्फेक्शन। मतलब सर आपको उतना अलोकेट करना है जितना आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सके, जितना आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सके उतना आपको रिसोर्सेस को अलोकेट करना है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके पास पैसा एज अ रिसोर्स है, तो आप उसको इस तरीके से अलोकेट करोगे, इस तरीके से उसको खर्च करोगे, इस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे ताकि आपने जो जो चीजें उससे खरीदी है उन सब से आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, कोई चीज छूट ना जाए, इस चीज का आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। यस सर, यस सर। चलिए, now this problem refers to the selection of techniques to be used for the production of goods and services. A good can be produced using different techniques of production. By technique we mean which particular combination of inputs is to be used. Generally techniques are classified as, एक तो लेबर होती है, एक तो कैपिटल होती है, समझो मेरी बात। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का मतलब जहां पे लेबर का, मजदूर का, किसका, मजदूर, जहां पे लेबर का, मजदूर का काम बहुत ज्यादा है, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। जैसे अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो ये लेबर इंटेंसिव मार्केट है। कौन सा मार्केट है, ये लेबर इंटेंसिव मार्केट है, यहाँ पे मजदूरों की, लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल मतलब जहाँ पे मशीनरी से ज्यादा काम कराया जाता है, जहाँ पे मशीन ज्यादा काम करती है, उसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। एवरीबॉडी इज क्लियर? यस सर। So in case of labor intensive technique, more labor and less capital is used, and in capital intensive techniques more capital and less labor is utilized. I hope आपको समझ में आ रहा है कि भैया लेबर इंटेंसिव क्या होती है और कैपिटल इंटेंसिव क्या होती है। यस सर, नो सर, यस सर। चलिए, नाउ for example textiles can be produced either with a lot of labor and a little capital or with less labor and more capital. The availability of factors and the relative prices helps in determining the technique can be used. अब मेरी बात समझिए, the availability of factors, अब factors कौन से होते हैं? There are four main factors in economics. सबसे पहले तो land, दूसरा है labor, तीसरा है लैंड लेबर कैपिटल, और चौथा है लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। क्या है ये? लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। लैंड से आपको क्या मिलता है सर? लैंड से आपको मिलता है सर्विसेज के अंदर रेंट। क्यों? आप जगह भाड़े पे लोगे तो आपको भाड़ा देना पड़ेगा, आपको रेंट देना पड़ेगा। लेबर से क्या मिलता है? वेजेस। कैपिटल से क्या मिलता है? रेंट। और एंटरप्रेन्योर से क्या मिलता है? प्रॉफिट। आर यू क्लियर? यस सर। तो ये सारे आपके फैक्टर्स बन गए और ये उनका आपको क्या मिल गया? ये उनके रिवॉर्ड्स हो गए, ये उनका पेमेंट हो गया और ये बन गए आपके फैक्टर्स। आर यू क्लियर एवरीवन? ये चीज कहीं नोट डाउन कर लीजिए, जिससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके चैप्टर का, ये आपके पूरे इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा बेस है, बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए बच्चों। एवरीबॉडी इज क्लियर? अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? एक बार इसको खत्म करते हैं, फिर एक बार वापस रिवाइज करेंगे। आपने क्या पढ़ा अभी तक, ध्यान देना। Then the selection of technique is made with a view to achieve the objective of raising the standard of living of people. बच्चों, what do you mean by standard of living of people? तो आपके घर में एसी है, आपके घर में कूलर है, आपके घर में माइक्रोवेव है, आपके घर में वॉशिंग मशीन है, आपके घर में कार है, ये सब क्या करती है? आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाती है, ये सब सुख सुविधा आपकी बढ़ाती है। एंड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एवरीवन। फॉर एग्जांपल इन इंडिया LIT is preferred due to the abundance of labor
whereas countries like USA, England, and etc. prefer CIT due to the shortage of labor and the abundance of capital. And now, what is LIT? LIT का मतलब होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक. क्या होता है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जहाँ पे लेबर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा है. और व्हाट इज CIT? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जहाँ पे कैपिटल का मतलब मशीनरीज वगैरह का, इक्विपमेंट्स वगैरह का सबसे ज्यादा यूज होता है. पक्की बात सर. चलो, देन व्हाट इज गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस? इसको भी स्टार मार्क कर दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे कैसे प्रोड्यूस करेंगे, उसका प्रिंसिपल क्या है? उसका प्रिंसिपल है combine factors of production in such a manner so that maximum output is produced at a minimum cost. क्या बोल रहा है वो? maximum output can be produced at minimum cost. सबसे बेसिक फंडा, सबसे इंपॉर्टेंट फंडा क्या बोलता है वो? कि आप ज्यादा से ज्यादा बना पाओ, ज्यादा से ज्यादा बना पाओ एट लो कॉस्ट, मतलब कम खर्चे में, कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा बना पाओ. मैक्सिमम आउटपुट मिनिमम कॉस्ट. आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन. आउटपुट का मतलब क्या होता है बच्चों? आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन, मतलब ज्यादा से ज्यादा बना पाओ इन द कम खर्चा. ये है आपका गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस. एवरीबॉडी इज क्लियर? यस सर, वी आर क्लियर. फटाफट से देखो बच्चों, अपन ने क्या पढ़ा एक बार, फटाफट से देखो अपन ने क्या पढ़ा. एवरीबॉडी एवरीबॉडी एक बार फटाफट से देखो क्या पढ़ा अपन ने. Yes, sir. We started with central problems of economy today. Okay. Then we studied what to produce, how to produce, how to produce, and for whom to produce. Yes, sir. ये सब चीजें अपन ने देखी. बच्चों एक मिनट दो. सो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी हम लोगों ने पढ़ा. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. और फिर व्हाट टू प्रोड्यूस हम लोगों ने देखा क्या होता है. फिर हम लोग गए व्हाट आर कंज्यूमर गुड्स एंड व्हाट आर कैपिटल गुड्स. फिर हम लोगों ने देखा हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना बनाना है, उसका गाइडिंग प्रिंसिपल देखा. लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स देखी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स देखी, देन गाइडिंग प्रिंसिपल देखा. और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है फॉर होम टू प्रोड्यूस. क्या शुरू करने जा रहे हैं बच्चों? हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस. आ जाओ. किसके लिए बनाना है भाई? फॉर होम. किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? ठीक है, तो ध्यान देना. This problem relates to the distribution of produced goods and services among the individuals within the economy. That is, selection of the category of people who will ultimately consume the goods. That is, whether to produce goods for more poor and less rich or more rich and less poor. किसके लिए बनाना है? या तो more poor and less rich, या तो more rich and less poor. किसके लिए बनाना है? या तो more poor and less rich, या तो more rich and less poor. इनके लिए बनाना है. ठीक है ना? हाईलाइट भी कर दो इसको. Okay. Since resources are scarce in every economy, no society can satisfy all the wants of its people. सही बात है सर. क्यों? रिसोर्सेज से लिमिटेड है, और लिमिटेड रिसोर्सेज आपकी वांट्स भी लिमिटेड ही फुलफिल हो सकती है. सारी वांट्स फुलफिल हो सकती है क्या? नहीं है. लेकिन आपको प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रिसोर्स करना पड़ेगा. Thus, a problem of choice arises. Now, goods are produced for those people who have the paying capacity.
who have the paying capacity. The capacity of people to pay for goods depends upon their level of income. Means this problem is concerned with the distribution of income among the factors of production, land, labor, capital, enterprise. आपको मैंने वापस पहले से बताया factors of production. चार कौन से factors of production है, फटाफट से बताओ बच्चों. The four factors of production are land, labor, capital and entrepreneur. कौन कौन सा है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. लैंड को क्या मिलता है बेटा? लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्राइज को मिलता है प्रॉफिट. ठीक है ना. जगह भाड़े पे लोगे तो भाड़ा देना पड़ेगा, लेबर लगाओगे वेजेस देना पड़ेगा, पैसा बैंक से लाओगे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और एंटरप्रेन्योर क्या कमाता है? प्रॉफिट कमाता है, उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा. दीज आर द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन which have studied, which are studied and which will always going to be studied in economics. I hope you are pretty clear with the four factors of production. Yes sir, no sir. फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दो, फटाफट से मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दो कि आपको समझ में आ रहा है. आपको समझ में आ रहा है? फटाफट से मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताओ बच्चों कि आपको समझ में आ रहा है कि भाई क्या पढ़ रहे हैं हम लोग. हम लोग 4 दिन से चैप्टर पढ़ रहे हैं. बहुत सारी चीज अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है जो एग्जाम में भी आपको आ सकती है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम. सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप लोग इसमें ध्यान दो और मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप लोग मेरे साथ बने हो कि नहीं और आपको ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं. फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ. यस सर. चलो. देन नेक्स्ट इज इट मस्ट बी नोटेड दैट प्रोडक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कंबाइंड एफर्ट्स. क्या है प्रोडक्शन? इट इज द रिजल्ट ऑफ कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. आप मेरी बात समझो, कोई भी चीज का प्रोडक्शन ले लो, कोई भी चीज का प्रोडक्शन ले लो. आप मुझे बताओ कौन सी चीज का प्रोडक्शन लेना है. फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये चिप्स, अपन ने लेस की चिप्स बनाई. ठीक है, मान लेते हैं ये चिप्स है. क्या है ये चिप्स है. अब कौन बनाता है? ये पेप्सिको करके एक कंपनी वो बनाती है. कौन बनाती है? पेप्सिको. चलो मान लेते हैं कि पेप्सिको इज अ कंपनी. ये बनाती है लेज. क्या बनाती है बेटा? ये बनाती है लेज. ठीक है. अब आप मुझे बताओ लेज बनाने के लिए क्या चाहिए? लेज बनाने के लिए क्या चाहिए? आप बोलोगे आलू. क्या चाहिए सर? आलू. ठीक है. फिर क्या चाहिए? ऑयल. और फिर क्या चाहिए? स्पाइसेस. ठीक है, ये सब तो हो गया. फिर आप मुझे बताइए लेज क्या किसी घर में बनता है क्या? नहीं, बड़ी फैक्ट्री में बनता है. मतलब सर आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा लैंड. क्या लगेगा? लैंड. जगह लगेगी फैक्ट्री लगाने के लिए. यस सर. फिर आपको लोग लगेंगे, आपको लगेगा लेबर. वाह, आपको लगेगा लेबर. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको लगेगा कैपिटल. कैपिटल मतलब पैसा, खर्चा करने के लिए पैसा लगेगा. यस सर. और एंड में एज एन एंटरप्रेन्योर आप लोग काम करोगे. एज एन एंटरप्रेन्योर आप लोग काम करोगे. आप काम नहीं करोगे तो धंधा चलेगा क्या? नहीं. मतलब 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी बिजनेस. सबसे पहले तो लैंड लगेगी, फिर लोग लगेंगे काम करने के लिए, फिर ये सब कैपिटल के अंदर आता है. ये सब रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल भी कैपिटल के अंदर ही आता है. मशीनरी वगैरह वो सब कैपिटल के अंदर आता है. ठीक है ना. एंड यू आर वर्किंग एज एन एंटरप्रेन्योर. ये 4 चीजें जो है ये कंपलसरीली किसी भी धंधे के अंदर लगती है. मतलब लगती है, आप डिनाई करो या कुछ भी करो. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ये लगता ही लगता है हर बिजनेस के अंदर. दैट्स हाउ द प्रोडक्शन प्रोसेस कम्स इनटू पिक्चर. दैट्स हाउ योर लेज कम्स इनटू पिक्चर. ठीक है ना. सो प्रोडक्शन फंक्शन जो है, ये प्रोडक्शन प्रोसेस जो है, ये आपकी 4 चीजों से जुड़ी हुई है. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. एवरीबॉडी इज क्लियर? यस सर. लैंड को क्या मिलता है? वापस एक बार बोलो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ. फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ. लैंड को क्या मिलता है? लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट. क्लियर एवरीवन? यस सर. चलो बच्चों. The output emerging from production is distributed as a factor income, that is rent, wages, interest and profit on the basis of their contribution to the production. So the problem of for whom to produce is actually concerned with the distribution of income. किससे connected है? The problem of, sorry एक second, the problem of for whom to produce is actually concerned with the
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये बच्चों व्हाट डू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब होता है आपके पास अगर पैसा है, आपके पास अगर इनकम है, तो आप उसको किन किन चीजों पे लगाते हो, आप उसको किन किन चीजों पे लगाते हो, किन किन चीजों पे उसका इस्तेमाल करते हो, उसको बोलते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सो द प्रॉब्लम कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर टू मेन हेड्स। कौन सा? पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड functional distribution। कौन सा? Personal distribution and functional distribution। It means how the national income of an economy is distributed among different groups of people। क्या बोल रहा है वो? How the national income is distributed among different groups of people। और functional distribution क्या बोलता है? It involves deciding the share of different factors of production, that is land, labor, capital, entrepreneur, in the total product, that is total national product of the कंट्री। ये जीडीपी की बात कर रहा है। टोटल नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री किसकी बात कर रहा है? जीडीपी की बात कर रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहा है। आर यू क्लियर एवरीवन? यस सर। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है आपका फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर इसको भी स्टार मार्क कर लो। गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ फॉर होम टू प्रोड्यूस। ओके सर। Ensure that urgent wants of each productive factor are fulfilled to the maximum possible extent। किसकी बात चल रही है? किसकी बात चल रही है सर जी? Ensure that urgent wants of each productive factor are fulfilled to the maximum possible extent। मतलब क्या? Each productive factor मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये जो है इनका इस्तेमाल सही तरीके से हो रहा है। क्या हो रहा है? इनका इस्तेमाल सही तरीके से हो रहा है, ये अपने को देखना पड़ेगा। एंड दैट्स हाउ दिस गाइडिंग प्रिंसिपल वर्क्स फॉर your problems of economics, that is for whom to produce। so if I tell you बच्चा लोग, there are three problems, there are three central problems of economics। कौन से? what to produce, how to produce and for whom to produce। what to produce क्या बोलता है? it involves selection of goods and services and quantity to be produced। क्या बनाना है? what, क्या। how to produce, कैसे। टेक्निक्स कौन सी यूज करनी है? लेबर इंटेंसिव यूज करनी है कि कैपिटल इंटेंसिव यूज करनी है? एंड फॉर होम, किसके लिए, किसके लिए। इन्वॉल्व्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द इंडिविजुअल्स। सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है। ये तीन चीजें जो है ये इकोनॉमिक्स का बेसिक फंडा है और ये इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स है। आर यू क्लियर एवरीवन? यस सर। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा बच्चों? फटाफट से बताओ, फटाफट से एक बार रिवाइज करके बताओ मेरे को, आज अपन ने क्या पढ़ा? आज अपन ने पढ़ा, यहां से हम लोगों ने आज शुरुआत करी थी, इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। यस सर। फिर अपन ने देखा था कि दोनों माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। यस सर, बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। वो कैसे डिपेंडेंट अपन ने वो देखा था। फिर माइक्रो और मैक्रो का पैराडॉक्सेस अपन ने देखे थे। फिर अपन ने देखा था विच इज मोर इंपॉर्टेंट, माइक्रो मैक्रो, दोनों में से कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों एक दूसरे को ओवरटेक नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर अपन ने देखा था कि भाई सेपरेट माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी क्यों बनानी पड़ी, क्योंकि माइक्रो हमेशा इंडिविजुअल की बात कर रहा है, एग्रीगेट की बात नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोगों को मैक्रो अलग से बढ़ाना पड़ा। फिर हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस देखे। देन वी स्टार्टेड विद द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जहां पे हम लोगों ने देखा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। फिर हम लोगों ने तीनों गाइडिंग प्रिंसिपल देखे, मैंने आपको हाईलाइट करवाया था। तीनों गाइडिंग प्रिंसिपल जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका सारांश है, ये इसका सारांश है। तो आप एक बार इसको अच्छे से एक बार पढ़िएगा बच्चों। नोट्स मैंने बहुत प्यार से बनाए, बहुत ही दिल लगा के बनाए, तो आप लोग ये नोट्स को अच्छे से पढ़िएगा। इसको डाउनलोड कर लो, इसके प्रिंट निकाल लो, कलर निकालनी है कलर निकाल लो, जैसे निकालने आपको वैसे निकालो एंड स्टार्ट यूजिंग दिस नोट्स। दिस नोट्स आर कंप्लीटली ड्राफ्टेड, दिस नोट्स आर कंप्लीटली ड्राफ्टेड फॉर योर एग्जाम पर्पस। ये आपके एग्जाम पर्पस के लिए ही बनाए गए हैं, तो दिस आर ड्राफ्टेड फॉर एग्जाम पर्पस। तो आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो, आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन यूज दिस नोट्स फॉर योर स्टडीज। आर यू क्लियर एवरीवन? यस सर, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट माय पॉइंट, ठीक है। अगेन मैं आपको बोलूंगा बच्चा लोग, आपके लिए कंप्लीट 11th सीबीएसई, आपके लिए कंप्लीट 11th सीबीएसई हम लोग फ्री लेकर आ रहे हैं, कंप्लीटली फ्री।
there will be no cost involved, there will be no cost, complete 11 CBSE will be for free, ठीक है ना। आप लोग मजे से घर पे बैठ के पढ़ सकते हो बिना किसी को फीस दिए, बिना किसी को कॉस्ट दिए, ठीक है ना। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी आर प्रोवाइडिंग यू, वी आर ऑफरिंग यू फॉर दिस ईयर। आई एम सुपर हैप्पी टू टीच यू, बिकॉज जब भी मैं आपको पढ़ाने आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं देश का भविष्य बना रहा हूँ। ये जो बच्चे ये आगे जाके देश को आगे लेके जाएंगे, हमारे जीडीपी को आगे लेके जाएंगे, एंड वी ऑल हैव टू वर्क फॉर आवर कंट्री। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया है, ठीक है। अगर आपको पसंद आया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताइए, अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए। टिल द टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दिस इज गोना बी योर फ्रेंड, मेंटर एंड कोच केदार पांडे साइनिंग ऑफ। जय हिंद। आई विल सी यू इन द टुमारो लेक्चर। टिल द टाइम, केदार पांडे साइनिंग ऑफ। जय हिंद। मजे करिए अपने अपनों के साथ, खुश रहिए, मौज करिए जिंदगी के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।